हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम डे 2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 क्लास 10th। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। पहले दिन हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम। आज हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी इंटीजर को, इवन इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है आपका, 0 आता है, ठीक है। किसी भी ओड इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 से आप 4 को डिवाइड करो तो 2 × 2 = 4 0, और 2 से आप 5 को डिवाइड करो, 5 कैसा है, 5 ओड इंटीजर है, 4 है इवन इंटीजर। 2 × 2 = 4, यहाँ पे 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। किसी भी इवन इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। किसी ओड इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से हम किसी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, a = bq + r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, r की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, या r की वैल्यू 1 हो सकती है, बताया मैंने। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो कोशेंट अगर हम 2 ले लें, 2 से ही तो डिवाइड कर रहे थे वहाँ पे हम, तो अगर ये कोशेंट 2 ले लें, ठीक है, हम इस नंबर को लिख सकते हैं a = 2q + r। कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओके, जहाँ पे r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब अगर r की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, इफ़ r = 0 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2q। 2q है, 2 इसमें मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2q + 1, ठीक है। अब क्योंकि 1 यहाँ रिमाइंडर है तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर ओड नंबर होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि किसी भी नंबर को, किसी इवन नंबर को a = 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी ओड नंबर को हम लिख सकते हैं a = 2q + 1 की फॉर्म में, ओके। अभी इससे आगे एग्जाम्पल नंबर 3 आपका दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि किसी भी ओड नंबर को या तो 4q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 4q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या है, a = bq + r, ठीक है। अब हम यहाँ जो है b = 4 ले लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में उसको प्रूव करना है। तो b को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 ले लिया था, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने b को 4 ले लिया, a = 4q + r। अभी देखो एक चीज़ और है, ये जो है डिवीज़र की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से कम होता है, तो r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो r हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r 4 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि रिमाइंडर हमेशा जो डिवीज़र है उससे छोटा होता है, तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। अब देखो अगर r 0 हो जाता है तो क्या होगा, 1 हो जाता है तो क्या होगा, 2 हो जाता है तो क्या होगा, 3 हो जाता है तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि इफ़ r = 0, r अगर 0 हो जाता है तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4q, ठीक है। अब देखो ये हो गया 4q। बात किसकी कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ओड इंटीजर। कैसा है ये, ओड इंटीजर है। तो 4q क्या ओड इंटीजर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 4q 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होके बचेगा 2q, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपका ओड इंटीजर नहीं हो सकता है। तो इस नंबर का तो इस फॉर्म में तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। अब r की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a = 4q +
1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साहब इसमें ये बिल्कुल हो सकता है, तो ये हमारा ओके है। तो ओड इंटीजर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मतलब ओड इंटीजर है। अब r की वैल्यू हम 2 रख देंगे, r 2 रखा तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4q + 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2q + 1 बचेगा। अब देखो ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। देखो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये इवन इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, और जब ये इवन बन जाएगा, लेकिन बात तो हम ओड की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती है। अगर हम मान लें कि r = 3 है तो क्या होगा, a = 4q + 3। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 4q तो डिवाइड हो जाएगा, 2q आ जाएगा, बट 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये कैसा नंबर होगा, ये भी ओड नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी ओड हो जाएगा और ये भी ओड हो जाएगा और ये हो जाएगा इवन और ये हो जाएगा इवन। ओके, तो यहाँ पे बात करनी है सिर्फ हमें ओड नंबर की। तो ओड नंबर होने की सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो वो 4q + 1 की टर्म में होना चाहिए या 4q + 3 की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये आपका ये एग्जाम्पल, आई होप ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अभी हम बात करते हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा हमने पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। ठीक है, जो HCF हमने फाइंड किया था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो प्रैक्टिकल यूज़ है आपका, एग्जाम्पल एक 4 दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, बुक में आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 एक दिया हुआ है। 4 क्या एग्जाम्पल है, ये स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी। उसके पास काजू बर्फी हैं कुछ। ठीक है, काजू बर्फी हैं 420। ओके, तो अब क्या करता है वो, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो बादाम बर्फी उसके पास है 130, बादाम बर्फी है 130। अब वो कहता है कि सी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब उसको क्या करना है कि उसको इस तरह से स्टैक करना है, इन बर्फी को इस तरह से स्टैक करना है कि वो लीस्ट एरिया जो है कंज्यूम करे। ठीक है, और मैक्सिमम बर्फी उसमें आ जाए। ठीक है, तो देखो बहुत सारे मेथड हैं, हम ट्रायल एरर मेथड से इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि भाई इतना 18 नंबर इधर रखें, 20 नंबर इधर रखें, ऐसे करके हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया जो इसका तरीका है वो तरीका है HCF। तो HCF विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो HCF अगर हम फाइंड कर लें किसका, HCF फाइंड कर लें हम 420 और 130 का। ठीक है, तो अगर हम HCF फाइंड कर लेते हैं 420 और 130 का, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई उसको एक स्टैक में कितनी बर्फ़ी रखनी है। ठीक है, जिससे कि लीस्ट एरिया जो है फिलअप हो। तो हम यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे 420 और 130 का, तो जितना HCF आएगा उतने नंबर ऑफ बर्फ़ी उसको एक स्टैक में रखनी है। तो अगर उतनी नंबर ऑफ बर्फ़ी एक स्टैक में रखेगा तो वो सबसे लीस्ट एरिया जो है कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो HCF फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो कैसे करेंगे, जो बिगर नंबर है उसको लिखेंगे पहले छोटे नंबर की फॉर्म में। सो बिगर नंबर है हमारा 420, सो 130 से इसको डिवाइड करेंगे 420 को। ठीक है, सो ये आ जाएगा इतना, 30 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो हम लिखेंगे 130 × 3 + 30। अब देखो इस नंबर के बारे में सोचेंगे और इस नंबर के बारे में सोचेंगे, तो 130 = 30 × 4 + 10। ठीक है, अब इस नंबर के बारे में और इस नंबर के बारे में एक्सपेंड करेंगे, 30 = 10 × 3 + 0। अब जो 0 रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर से जो पहले वाला रिमाइंडर है दैट विल बी इट्स HCF। सो 10 विल बी HCF ऑफ 420 and 130. So she has to put at a stake of 10 to consume least area। ठीक है, अगर वो 10 के स्टेक में रखेगी उनको स्वीट्स को, तो वो लीस्ट एरिया कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 दी हुई है। एक्सरसाइज 1.1 आपको खुद करनी है।
ओके, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 8th में पढ़ा होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, जैसे मान लो आपने लिखा है 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 8 × 2 16 × 2 32। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 5। ओके, सो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो यही फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास में आपने ट्री भी पढ़ा होगा, फैक्टर ट्री। 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं, 3 से डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, सो कोई भी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसके कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होंगे। ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन in the multiplication of its prime factorization। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर अपने जो प्राइम फैक्टर होंगे उसके, उस प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वो प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इसको लिखा 3 × 2 × 5 लिखा तो कितना हो गया, 5 2 10 10 3 30 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 3 × 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3 × 5। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ए मैटर। तो किसी भी ऑर्डर में वो ओकर हो सकते हैं, बट उसको लिखने का तरीका, जो फैक्टर उसके होंगे उसी तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इधर उधर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, एग्जाम्पल 5 कहता है कि एक नंबर है आपके पास 4 to the power n। ठीक है, एक नंबर है आपके पास 4 to the power n। ठीक है, 4 to the power n, consider the number 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। देखो, ये कह रहा है कि भाई n का कोई एक ऐसा वैल्यू मुझे बताना है जिसके लिए इसका जो एक्सपेंशन होगा। देखो, 4 to the power n का मतलब क्या है, 4 to the power n का मतलब है कि 4 × 4 × 4 × 4 × 4 अप टू n टाइम्स अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा बन जाता है 4 to the power n। तो अब ये कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बताऊं आपको, अगर लास्ट में 0 आ जाता है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर का 0 है तो वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। देखो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 से तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, बट वो डिवाइड होना चाहिए 5 से भी। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने के, अब उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे हम कि उसकी 5 से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो 5 से डिवाइड होने के लिए इसके फैक्टर जो है 2 होने चाहिए। ठीक है, 5 से डिवाइड होने के लिए इसका जो, इसमें कहीं ना कहीं आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, और 4 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो,
कभी भी उसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। जब उसमें 5 कभी भी नहीं आएगा तो 5 से डिवाइड वो होगा भी नहीं, और जब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट में नंबर उसका 0 भी, यूनिट डिजिट इस नंबर की 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। आए समझ में बात? क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 कह रहा है, ये 0 कहने के लिए क्या होगा कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड ये हो नहीं सकता, कितनी भी बार आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब एग्जाम्पल 6 है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड होता है। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे लेके दिखाता हूँ कि 6 है एक नंबर, एक हमारे पास 20 है, ठीक है। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इनके फैक्टर लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। 6 = 3 × 2 लिख लिया, 20 = 2 × 5, 4 × 5 होगा 20। अभी आपको देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम एचसीएफ, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो कॉमन फैक्टर जो आपका हो जाएगा उसको बोलते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम जो होता है आपका, एक तो जो कॉमन फैक्टर है वो लिख दो, ओके। तो कॉमन फैक्टर लिख दिया हमने 2, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में ये सब मल्टीप्लाई कर दो जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो 3 बचा हुआ है हमारा, 2 बचा हुआ है, 2 × 2 × 3 × 5 कितना हो गया, 4 3 × 12 5 × 60। तो एचसीएफ आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 60। अब एक फॉर्मूला और भी है, क्या फॉर्मूला है कि एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू, दो नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ प्रूव कर लेते हैं। हमारा एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया हमारा 60। अब देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो एलसीएम × एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 × 60, कितना हो गया 120। अभी हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो a × b यानी कि 6 × 20 कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको सिंपली 2 नंबर दिए हैं, और देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि आपके पास 2 नंबर हैं, a = 6, b = 20, और इसका जो HCF है वो दिया है 2, तो LCM फाइंड करो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो LCM फाइंड करना है तो HCF डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो LCM = a × b अपॉन HCF, ठीक है। a × b कितना है, a है आपका 6, b है आपका 20 अपॉन HCF कितना है 2 है, 2 3 × 6, 3 × 20 = 60। तो LCM आ गया आपका 60, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हमें 4 क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए चौथी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। अभी आपको एक्सरसाइज 1.2 करनी है, वो खुद करनी है, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो यहाँ पे मैं ये डे 2 ख़त्म कर रहा हूँ अपना। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ओके, थैंक यू।